चलिए, गुड इवनिंग क्लास। तो बेटा हमारा लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 की हमने कुछ बेसिक सिचुएशंस डिस्कस करी थी, राइट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। आज हम उन टोटल 14 प्रिंसिपल को बेटा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है, वन बाय वन। इट विल टेक टाइम बेटा, ये समय लेगा थोड़ा, कम से कम हमारी 1 से 2 क्लासेस इसमें लगेंगी, माइट भी थोड़ा ज्यादा लग जाए, राइट। वन बाय वन बेटा इन प्रिंसिपल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो प्रिंसिपल था, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल है बेटा वो क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, चलिए इसकी थ्योरी लिखिए बेटा फटाफट से, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एज फार एज पॉसिबल, as far as possible, the whole work should be divided into small parts, and each individual should be assigned only one part of the work, only one part of the work, only one part of the work, according to his ability and taste repeatedly, so that benefits of specialization may be achieved। चलिए जी, ध्यान से सुनिएगा। डिवीजन ऑफ वर्क की सिचुएशन क्या है, बिल्कुल कंसंट्रेशन से, ठीक है। सर डिवीजन ऑफ वर्क बेसिकली क्या कहता है? सर डिवीजन ऑफ वर्क कहता है बेटा कि आपके पास जो काम है, वर्क है, ठीक है, ध्यान सुनना। एक छोटा सा एग्जांपल, सर कंपनी में जो वर्क है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव है जो हमें अचीव करना है, तो ये प्रिंसिपल कहता है भैया उस वर्क को ना डिवाइड कर दीजिए बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में, मैनी स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में बेटा उसको क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए, राइट। अब उन मैनी पार्ट्स को बेटा हर इंडिविजुअल को, राइट, असाइन कर दीजिए, सौंप दीजिए, राइट। एक इंडिविजुअल को एक ही काम दीजिए जो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में एक्सपर्ट हो। बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो अगर वो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में क्या हो बेटा, एक्सपर्ट हो, तो उस पर्सन को वो काम प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा बेटा, काम की एबिलिटी डिवाइड डिवाइड हो जाएगी बेटा। काम करने के लोगों के पास कम काम रहेगा, बट वो उसमें एक्सपर्ट होंगे तो बेटर तरीके से उसको परफॉर्म कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बेटा हमें प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन रिसीड होगी, ठीक है जी। हमें क्या होगा बेटा, उसकी स्पेशलाइजेशन रिसीड होगी। तो सर डिवीजन ऑफ वर्क करने से स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट यहाँ पर अचीव होता है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एज फार एज पॉसिबल होल वर्क शुड बी डिवाइडेड into small parts and each individual should be assigned only the part of the work। सिर्फ एक ही पार्ट बेटा उसको प्रोवाइड करना है उसकी एबिलिटी और टेस्ट के अनुसार, ठीक है जी। सो दैट बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन हमें क्या हो सके बेटा, अचीव हो सके। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। आई होप सो बेटा आपको समझ में आया हो। अभी इसके हम पॉजिटिव और कुछ बेसिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए बेटा, नोट इट डाउन फास्ट। इफेक्ट्स, तो फटाफट से हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल,
इस प्रिंसिपल के इफेक्ट्स क्या हैं? यानी कि सर दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं बेसिकली हमारे, या इसको एक एक करके लिखते हैं बेटा। पहला इफेक्ट है हमारे पास पॉजिटिव इफेक्ट। पहला इफेक्ट क्या है बेटा हमारे पास? पॉजिटिव इफेक्ट। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है जी? कहते हैं सर, इफ द बिजनेसमैन या यू कैन से मैनेजर अप्लाई डिवीजन ऑफ वर्क इन देयर वर्क, राइट, अगर वो अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेटा अगर वो इस प्रिंसिपल को अप्लाई करता है तो उसका उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? तो कहते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन आर obtained such as increase in the quality of work। पहला बेनिफिट। दूसरा बेटा, increase in the speed of production। थर्ड है बेटा हमारे पास डिक्रीज ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। देखिए बेटा, इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं, यानी कि अगर मैं इस प्रिंसिपल को यूज करता हूं तो इसके यूज करने का सबसे पहला बेटा ध्यान सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका पॉजिटिव और वायलेटिंग इफेक्ट समझाने को बेटा इसका इस क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल ध्यान सुनना। सर ये कहता है जी एडवांटेज मिलता है हमें किस चीज का? स्पेशलाइजेशन का। बिल्कुल सर, मैंने अपने काम को बेटा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और उन छोटे छोटे पार्ट्स को बेटा उन पर्सन को हैंड ओवर कर दिया जो उस पर्टिकुलर एक्ट में क्या है बेटा, स्पेशलाइज्ड है, राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट तो मिलेगा। हाँ, तो सर इससे क्या हो सकता है? स्पेशलाइजेशन से क्या हो सकता है बेटा? हमारे वर्क की क्वालिटी बढ़ जाएगी बेटा, हमारी प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी बेटा, और हमारे रिसोर्सेज का वेस्टेज क्या हो जाएगा बेटा? रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो कि बेसिकली हमें बताता है सर हमारे डिवीजन ऑफ वर्क को यूज करने से क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। अब सर इसके कुछ वॉयलेटिंग इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। चलिए इसके वॉयलेटिंग इफेक्ट देखिए बेटा, बी पार्ट में लिखो वॉयलेटिंग इफेक्ट। मतलब अगर आप प्रिंसिपल ऑफ इस प्रिंसिपल को बेटा अप्लाई नहीं करते हैं, इस प्रिंसिपल को अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो उसके वॉयलेटिंग इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? कहता है द above mentioned positive effects of specialization will not be achieved। ठीक है, the work efficiency of the worker will be reduced। देखो बेटा, कहता है सर अगर प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को अगर हमने यूज नहीं किया, अपने मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं किया, तो सर उसके वॉयलेटिंग इफेक्ट्स क्या हो सकता है? सबसे पहले ऑब्वियस ही बात है ना बेटा, अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि आपने काम को डिवाइड तो किया नहीं, राइट। और जब काम डिवाइड नहीं होगा तो बहुत सारे लोगों में बटेगा भी नहीं, और जब बहुत सारे लोगों में बटेगा नहीं बेटा, स्पेशलाइज्ड पर्सन उसको परफॉर्म नहीं करेगा, और जब परफॉर्मेंस स्पेशलाइजेशन पर्सन पर्सन से नहीं मिलेगी बेटा, तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट हमें अचीव नहीं होगा, जिसका इफेक्ट बेटा किस पे पड़ेगा? वर्क एफिशिएंसी, जो कि हमारी क्या हो जाएगी बच्चे? रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, आई होप सो बेटा आपको प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क समझ में आया हो, डिवीजन ऑफ वर्क का कंसेप्ट समझ में आया हो, और इसके पॉजिटिव और इसके वॉयलेटिंग इफेक्ट्स आपको क्लियर हो गए हो। ठीक है जी, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। प्रिंसिपल बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा कंप्लीट हुआ। सर सेकंड प्रिंसिपल क्या है? कहते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो सेकंड प्रिंसिपल है बेटा हमारे पास वो क्या है? अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी should should go hand in hand. It means, इसका मतलब हुआ that when a particular individual is given particular work and he is made responsible for the result, for the result, this can be possible, this can be possible only when he is given sufficient authority to discharge his responsibility. जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक एग्जाम्पल सुनिएगा बिल्कुल कंसंट्रेशन से। ठीक है जी, एक कॉन्सेप्ट सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से। जैसा मानो ये क्या कह रहा है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर अभी आपने रिसेंटली देखा था कि हमने मान लो मिस्टर एक्स को कोई पर्टिकुलर काम सौंपा, एक वर्क इसको प्रोवाइड करा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं इस काम के साथ साथ डेफिनेटली जब मैंने किसी को काम दिया है तो भाई साहब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आ गई होगी कि भाई आपको ये काम पूरी तरह से क्या करना है बेटा, कंप्लीट करना है। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, सर मैंने काम तो दे दिया बट मैंने भाई साहब को कोई अथॉरिटी नहीं दी। सर इनको काम तो मिल गया बट इनको अथॉरिटी नहीं मिली। अथॉरिटी बेटा नहीं मिली मतलब कोई पावर ही नहीं है, नो पावर। बेटा मैंने काम तो दे दिया, कोई पावर नहीं दी कि भाई साहब अगर काम दोगे, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, पावर नहीं है तो कौन सा पर्सन है जो इनकी सुनेगा? कोई लेबर, कोई वर्कर क्या इनके अकॉर्डिंग काम करेगा? नहीं करेगा सर। तो अल्टीमेटली सर ये पर्सन प्रॉपर तरीके से इस काम को फिनिश अप नहीं कर सकता जब तक इस पर्सन के पास प्रॉपर अथॉरिटी नहीं होगी या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर सकता। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी हेनरी फेवल कहते हैं कि भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो साथ के साथ आपको अथॉरिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर अथॉरिटी नहीं प्रोवाइड करी है तो वो जो काम आपने सौंपा था सामने वाले पर्सन को, फिर उससे ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल कर पाएगा। ठीक है, तो द पॉइंट बीइंग सर अथॉरिटी मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए बेटा जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को काम के देते हो तो साथ के साथ बेटा आपको उसको पावर भी देनी पड़ेगी, अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बेसिकली बेटा, ठीक है, अथॉरिटी मस्ट बी गिवन, अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है। बिना अथॉरिटी के बेटा पावर, सॉरी, बिना अथॉरिटी के बेटा आप काम को पूरी प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। तो देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी गो हैंड इन हैंड। इसका मतलब हुआ दैट व्हेन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गिवन अ पर्टिकुलर, बेटा यहाँ पर ना पर्टिकुलर वर्क लिख लेना। ठीक है, इंडिविजुअल इज गिवन अ पर्टिकुलर वर्क एंड ही इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट, और डेफिनेटली उसका इस काम के रिजल्ट के लिए बेटा उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा।
दिस कैन बी ओनली पॉसिबल व्हेन ही इज गिवन अ सफिशिएंट अथॉरिटी टू डिस्चार्ज द रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है बेटा कि वो प्रॉपर तरीके से रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सके, कि उसके पास उस काम को करवाने की बेटा सफिशिएंट अथॉरिटी होनी चाहिए। तो ये कहते हैं बेटा हमारा प्रिंसिपल नंबर 2, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आई होप सो आपको ये समझ में आया हो बेटा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से बेटा। अब बेटा इस पॉइंट के हमें कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स पढ़ने हैं और कुछ वायलेटिंग इफेक्ट्स देखने हैं। तो देखो ध्यान से, इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल। अच्छा, इस इफेक्ट्स को समझाने से पहले बेटा मैं आपका एक छोटा सा पॉइंट पे ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। ये देखो क्या लिखा हुआ है, सफिशिएंट अथॉरिटी टू डिस्चार्ज। क्या लिखा बच्चे, सफिशिएंट। इस बात को याद रखना, सफिशिएंट लिखा हुआ है, ओनली अथॉरिटी मेंशन नहीं है बेटा। क्या लिखा हुआ है, सफिशिएंट अथॉरिटी टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सफिशिएंट। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर बेटा दो सिचुएशंस आती हैं। तो पहला इफेक्ट होगा जी पॉजिटिव इफेक्ट्स, बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों। पहला इफेक्ट क्या है जी हमारा, पॉजिटिव इफेक्ट्स। दूसरा हमारा रहेगा वॉयलेटिंग इफेक्ट। अगर मैं इसको फॉलो करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा तो क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कंसंट्रेशन से। सर पॉजिटिव इफेक्ट्स बेसिकली कहता है हेल्पफुल इन अचीविंग द डिटरमाइंड टारगेट। जो टारगेट बेटा आपने डिटरमाइन कर रखे थे उनको अचीव करने में बेटा ये हमारा प्रिंसिपल हेल्पफुल होता है। और एम्प्लॉयज को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी दी जाएगी, पावर दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं बेटा उन एम्प्लॉयज का भी क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। यस, तो सर ये कहते हैं सर एम्प्लॉयज के कॉन्फिडेंस में इंक्रीजमेंट आती है इस प्रिंसिपल से। और कॉन्फिडेंस का होना कितना जरूरी है बेटा, आपको पता ही होगा। किसी भी एक्ट को करने के लिए बेटा वी नीड सम कॉन्फिडेंस, बिना कॉन्फिडेंस के बेटा काम नहीं चलेगा। तो सर अब दो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। अगर मैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करता हूं तो मेरा जो टारगेट मैंने डिटरमाइन किया था उस टारगेट को अचीव करने में बेटा ये मेरे लिए हेल्पफुल है, पहला पॉइंट। दूसरा इसका वॉयलेटिंग सिचुएशन क्या, अच्छा दूसरा पॉइंट ये कि सर एम्प्लॉयज के कॉन्फिडेंस में इंक्रीजमेंट होता है। अब क्वेश्चन आता है सर इसका वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या है, मान लो मैंने प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं किया तो क्या नुकसान हो सकता है मेरे को इसको फॉलो ना करने का। तो देखिए इसके क्या नुकसान हो सकते हैं बेटा। सबसे पहला कहता है रॉन्ग यूज ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का गलत यूज हो सकता है इन केस मोर अथॉरिटी इज गिवन। अगर बेटा जरूरत से ज्यादा, मैंने कहा था ना सफिशिएंट अथॉरिटी होनी चाहिए भैया। सफिशिएंट मतलब जितनी जरूरी है, जरूरत से ज्यादा दोगे उसका क्या हो सकता है बेटा, मिसयूज हो सकता है। ठीक है, डिफिकल्ट टू अचीव द टारगेट। टारगेट को अचीव करने में डिफिकल्टीज हो सकती है, कब, इन केस लेस अथॉरिटी इज गिवन। सर ज्यादा अथॉरिटी दे दी तो क्या नुकसान है बेटा, उसका मिसयूज हो सकता है। सर कम अथॉरिटी दी तो उसका क्या हो सकता है बेटा, टारगेट अचीवमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तीसरा कहता है कांट फिक्स कांट फिक्स अकाउंटेबिलिटी कांट फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेशन या ऑफ द सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट लिखना है बेटा, सबॉर्डिनेट की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स नहीं कर सकते इन केस डिजायर्ड रिजल्ट आर नॉट अचीव्ड। ठीक है, और लास्ट हमारा जो इसका वॉयलेटिंग इफेक्ट होगा कहते हैं डिक्लाइन
इन कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉइज। अब बच्चे ध्यान से सुनिएगा, वॉयलेटिंग इफेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था सर? अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं बेटा इसके। सबसे पहला, अगर मान लो सफिशिएंट अथॉरिटी नहीं दी, कम दे दी या ज्यादा दे दी, दो केस थे। ये तो कम ज्यादा का हो गया बेटा, दी तो है अथॉरिटी सर बट सफिशिएंट नहीं दी। किसी केस में बहुत ज्यादा दे दी, किसी केस में बहुत कम दे दी। आपको देनी कितनी बेटा? सफिशिएंट, जितनी जरूरी है। जितनी जरूरी है मतलब ना तो कम हो ना ज्यादा हो। ज्यादा होगी तो उसका मिसयूज किया जा सकता है सर, कम होगी तो टारगेट अचीव में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको सफिशिएंट, आपको क्या देनी बेटा? सफिशिएंट अथॉरिटी देनी है। आपने अगर अकाउंट दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी अगर नहीं दी है बेटा, तो आप किसी सबॉर्डिनेट पर्सन की अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करेंगे बेटा? डिजायर रिजल्ट अगर आपके अचीव नहीं हुए तो, जो रिजल्ट आपने सोचा था, ठीक है, वो आपका अचीव नहीं हो पाए, तो आप किसकी अकाउंटेबिलिटी बनाएंगे? किसको रिस्पॉन्सिबल मानेंगे? किसको बेटा उत्तरदायित्व मानेंगे बेटा किसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए? क्योंकि आपने अथॉरिटी तो दी नहीं। और जब अथॉरिटी नहीं दी बेटा, तो यू आर ओनली सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर एक्ट। तो आप किसी भी सबॉर्डिनेट्स को बेटा अकाउंटेबल फिक्स नहीं कर सकते। आप अपने एम्प्लॉय पे भरोसा नहीं जता रहे हो, अगर आप उन्हें अथॉरिटी नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब उनके कॉन्फिडेंस में भी क्या होगा बेटा? डिक्लाइन आएगा। तो ये चार वॉयलेटिंग इफेक्ट्स हैं बेटा, अगर आप प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो इस तरीके के इफेक्ट्स आपके हो सकते हैं। ठीक है जी, आई होप सो आपको समझ में आया हो बेटा। इसको फटाफट से प्लीज नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा इसको। तो बेटा हमने दो प्रिंसिपल डिटेल में डिस्कस कर लिए ना। तीसरा प्रिंसिपल है हमारा डिसिप्लिन। अगला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा हमारे पास? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है सर? तो लिखो फटाफट से। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to the principle, the uh, organization या organizational rules and employment agreement should be obeyed by both the superior and subordinate, superior and subordinate, which are necessary for the successful which are necessary for successful working of the organization। चलिए इसके इसके ऊपर बेटा एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो नॉर्मली समझ में आ जाएगा आपके। मान लो बेटा देयर इज ए कंपनी एक्स लिमिटेड। अब कंपनी में बेटा एक रूल है फॉर एग्जांपल, ठीक है बेटा ध्यान सुनना। कंपनी में एक रूल है कि सर कोई भी पर्सन विद इन द कंपनी स्मोकिंग नहीं करेगा जी, नो स्मोकिंग। ठीक है, दिस इज द रूल। बेसिकली ये कहता है सर विद इन द कंपनी प्रेमाइसेस कोई भी पर्सन यहाँ पर क्या नहीं करेगा बेटा? धूम्रपान नहीं करेगा। अब ये जो रूल है ये अप्लाई होना चाहिए सर सभी पे, अप्लाई टू ऑल। चाहे वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे वो कंपनी के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर हो, चाहे वो कंपनी का मैनेजर हो, चाहे वो कंपनी का वर्कर हो। अगर सभी इस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी पर्सन स्मोकिंग नहीं कर रहा है बेटा, तो वहां पर एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन होगा जी। क्या मेंटेन होगा बेटा? प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन होगा। और जहां पर डिसिप्लिन होता है वहां पर काम के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
सक्सेस के चांसेस क्या होते हैं बेटा, बढ़ जाते हैं। क्योंकि सर ऑब्वियस ही बात है ना, हमारा सीनियर पर्सन अगर रूल्स को फॉलो कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तो क्या जूनियर पर्सन ऑटोमेटिकली करेगा? हाँ, अगर सीनियर ही बेटा फॉलो नहीं कर रहा है बेटा, तो जूनियर कहाँ से फॉलो करेगा? तो लॉजिकल बात यही है, अगर डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है, तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट जो भी कंपनीज में होते हैं बेटा, राइट, उन सबको बेटा सभी को फॉलो करना जरूरी है, तभी बेटा एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन होगा। तो जो हेनरी फेवल्स हैं वो कहते हैं भैया, दिस प्रिंसिपल में द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट शुड बी ओबेड। इसका पालन बेटा दोनों लोग करेंगे, चाहे वो सुपीरियर हो चाहे वो सबॉर्डिनेट्स हो, विच आर नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो जरूरी है बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल अचीवमेंट के लिए। ठीक है, आई थिंक बेटा सिंपल सा पॉइंट था, समझ में आ गया होगा। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए जी, तो पहला लिखिए, या पहला हेडिंग डाल लीजिए बेटा, इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल के इफेक्ट्स देखते हैं। पहला पॉजिटिव इफेक्ट्स, और दूसरा बच्चे वायलेटिंग इफेक्ट्स। ठीक है जी, वायलेटिंग इफेक्ट्स। तो पहला पॉजिटिव इफेक्ट्स और दूसरा वायलेटिंग इफेक्ट्स। तो देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल कंसंट्रेशन से। अगर मैं पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करूं, तो वी आर हैविंग टू काइंड्स ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट्स। पहला, इंक्रीज इन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज। ये एम्प्लॉयज की बेटा एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा डिसिप्लिन में रहोगे उतना बेटर तरीके से काम कर पाओगे बेटा। ठीक है, और कहते हैं बेटर लेबर बेटर लेबर मैनेजमेंट। बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैनेजमेंट पूरा लिखेगा, रिलेशन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना, आप भी रूल्स को फॉलो कर रहे हो, आपका सुपीरियर भी फॉलो कर रहा है, तो डेफिनेटली वहां पर एक अच्छा एक कोऑर्डिनेशन बनता है बेटा आपस में। तो कहते हैं जिससे बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है। अब कहते हैं सर अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो इसके वायलेटिंग इफेक्ट्स क्या होंगे? तो वायलेटिंग इफेक्ट भी देखते हैं बेटा। पहला पॉइंट कहते हैं सर डिक्रीज इन या डिक्लाइन इन, वट एवर यू सेड, डिक्लाइन इन द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डिसिप्लिन में काम नहीं होगा, राइट, उसकी रेपुटेशन कमी होगी। एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय की एफिशिएंसी भी क्या होगी बच्चे? डिक्लाइन ही होगी। ठीक है, फिर कहते हैं हाई हाईएस्ट हाईएस्ट ऑफ डिसऑर्डर, यानी कि ऑर्डर को कोई भी फॉलो नहीं करेगा बेटा प्रॉपर तरीके से। फिर कहते हैं जी डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज द एम्प्लॉयज। जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, तीन सिचुएशंस है। सबसे पहले क्या था सर, डिक्लाइन हो जाएगा हमारी रेपुटेशन और हमारे एम्प्लॉयज का एफिशिएंसी। एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी और ऑर्गेनाइजेशन की बेटा क्या, रेपुटेशन यहाँ पर डिक्लाइन हो जाएगी। बहुत ज्यादा डिसऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी बेटा, और हमारे एम्प्लॉयज के कॉन्फिडेंस में भी कमी आ जाएगी अगर आपने डिसिप्लिन को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया। आई थिंक बेटा बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास यूनिटी ऑफ कमांड। राइट, हमने बेटा तीन प्रिंसिपल डिस्कस कर लिए प्रॉपर तरीके से। पहला डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा बेटा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड तीसरा था हमारे पास डिसिप्लिन। एंड आई होप सो कि आपको सारे प्रिंसिपल समझ में आए हों। ठीक है, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा हमारे पास यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, चलिए फटाफट से यूनिटी ऑफ कमांड को भी समझ लेते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड बेसिकली है क्या? तो कहते हैं सर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, an individual employee an individual employee should be या should receive
order from only one superior, at the time, and employee should be report only the superior, that superior। अब बेटा ध्यान से सुनना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, मैं आपको ना एक सिचुएशन बताता हूँ। एक एग्जांपल, मान लो मैं दो केस कराऊंगा आपको, ठीक है, केस वन एंड केस टू। बिल्कुल ध्यान सुनना, ये दो केस मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये हमारा सुपीरियर है मैनेजर वन, और यहाँ पर हमारे पास M1 है और M2 है, यानी कि मैनेजर वन है और मैनेजर टू है, ठीक है। और ये बेटा हमारा सबॉर्डिनेट वन, सबॉर्डिनेट टू, सबॉर्डिनेट थ्री। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा प्लीज। सबॉर्डिनेट वन, सबॉर्डिनेट टू, सबॉर्डिनेट थ्री, ठीक है जी। ये टू है बेटा। अब ध्यान सुनना सर, ये पर्सन इसको ऑर्डर इशू कर रहा है, ये ऑर्डर इशू कर रहा है, यानी कि सर यहाँ पर एक मैनेजर है जो तीन सबॉर्डिनेट को ऑर्डर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, या यू कैन से कमांड दे रहा है कि आप इस पर्टिकुलर एक्ट को कीजिए। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है, M1 बेटा इसको कमांड दे रहा है, इसको दे रहा है और इसको दे रहा है। सर M2 भी इसको दे रहा है, इसको दे रहा है और इसको भी दे रहा है। अब लॉजिकली एक बार ध्यान से सुनना सर, यहाँ पर ये जो सबॉर्डिनेट है एक्चुअली बात किसकी सुने भाई साहब, यहाँ पर कमांड एक पर्सन से आ रहे हैं यार, अनेक पर्सन से आ रहे हैं सर, बहुत सारे व्यक्तियों से हमें कमांड रिसीव हो रहे हैं। तो कहते हैं सर दिस इज द रॉन्ग अप्रोच, ये गलत अप्रोच है जी, इसको फॉलो मत कीजिए। हेनरी फ्योल कहते हैं इसको फॉलो मत कीजिए। हेनरी फ्योल कहते हैं दिस इज द राइट अप्रोच, राइट अप्रोच, ये राइट अप्रोच है बेटा, इसको फॉलो आप कीजिए। यू शुड फॉलो दिस अप्रोच बिकॉज यहाँ पर एक ऑर्डर एक पर्सन से रिसीव हो रहा है एक टाइम पे। ऐसा नहीं सर यहाँ पर M2 ऑर्डर नहीं दे सकता, दे सकता है, बट एक टाइम पे एक ही पर्सन ऑर्डर देगा। दो दो पर्सन का ऑर्डर बेटा एम्प्लॉय किसकी फॉलो करेंगे, रिपोर्टिंग किसको करेंगे, बड़ा कंफ्यूजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं हो जाएगा। तो देखो क्या करा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट ए टाइम, यानी कि एक सिंगल टाइम पे बेटा सिर्फ एक ही सुपीरियर ऑर्डर देगा और एम्प्लॉय बेटा उसी को ही रिपोर्ट करेगा, किसी और पर्सन को रिपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ उसी पर्सन को क्या करेगा बेटा, रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये था बेटा हमारे पास बेसिकली यूनिटी ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर M का मतलब बेटा मैनेजर है और S का मतलब सबॉर्डिनेट है, ठीक है जी। आई होप सो आपको समझ में आया हो, फटाफट से इसको नोट कीजिए बेटा, फिर इसके पॉजिटिव और वॉयलेटिंग इफेक्ट्स को भी समझते हैं। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से बेटा, फटाफट से हेडिंग डालो जी, हेडिंग डालो। पहले इफेक्ट्स लिख लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल्स, इस प्रिंसिपल के क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे। तो अगेन वही हमारे जो दो कॉन्सेप्ट थे बेटा, पहला पॉजिटिव इफेक्ट, अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे, अगर इसको फॉलो नहीं करते तो इसके वॉयलेटिंग इफेक्ट्स क्या होंगे। फॉलो नहीं किया मतलब वॉयलेट कर दिया ना आपने। तो सर पॉजिटिव इफेक्ट्स की अगर मैं बोलूं तो यहाँ कहते हैं पहला बेनिफिट, देयर इज नो कंफ्यूज्ड सिचुएशन, कंफ्यूज सिचुएशन फॉर सबॉर्डिनेट्स, यानी कि सर यहाँ पर हमारा सबॉर्डिनेट कंफ्यूज नहीं होगा अगर आपने बेटा यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया है तो। फिर कहते हैं द एफिशिएंसी ऑफ द सबॉर्डिनेट
सबॉर्डिनेट इंक्रीज, ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, उनको कमांड एक ही पर्सन से मिल रहा है तो काम इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। इट इज इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, आपने किसको काम दिया है बेटा इसकी क्लैरिटी रहेगी, किसको ऑर्डर दिया है इसकी क्लैरिटी रहेगी, तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं बेटा, अकाउंटेबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व भी फिक्स कर सकते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ सुपीरियर ऑल्सो इंक्रीज, सुपीरियर भी बेटा एक ही पर्सन को काम देगा, एक ही से रिपोर्टिंग लेगा, तो उसकी एफिशिएंसी भी क्या होगा बेटा यहाँ पर बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली दीज फोर काइंड ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट्स। अब कहते हैं सर वायलेटिंग इफेक्ट्स क्या रहेंगे, तो सबसे पहला वायलेटिंग इफेक्ट रहेगा बेटा, अगर फॉलो नहीं करोगे तो इट क्रिएट अ कंफ्यूज्ड सिचुएशन फॉर सबॉर्डिनेट्स, यानी कि सबॉर्डिनेट के लिए बेटा एक ऐसी परिस्थिति हो जाएगी जहां पर वो कंफ्यूज हो जाएंगे एक्चुअली में काम करें किसका, किसका ऑर्डर फॉलो करें और किसको रिपोर्टिंग करें। तो जिससे बेटा इट रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द सबॉर्डिनेट्स, हमारे सबॉर्डिनेट्स की जो काम करने की क्षमता होगी, एफिशिएंसी होगी बेटा, वो भी रिड्यूस हो जाएगी। इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में भी प्रॉब्लम होगी। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाइट ऑफ या डिसऑर्डर, यहाँ पर बेटा ऑर्डर फॉलो बहुत कम होंगे, बहुत ज्यादा डिसऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना, और जहां पर क्लैरिटी नहीं होगी बेटा वहां पर किस तरीके से काम चलता है, एज यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो जरा एक बार फटाफट से इस पर नजर मार लेते हैं। सर पॉजिटिव इफेक्ट्स बेसिकली सबसे पहला कंफ्यूज सिचुएशन क्रिएट हो जा नहीं होती है, राइट, यानी कि एक नॉर्मल सिचुएशन रहती है बेटा, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में बेटा आसानी रहती है, और हमारे सुपीरियर्स का भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। सर अगर इसको फॉलो नहीं करते हैं तो उसका वायलेटिंग इफेक्ट्स क्या रहेंगे बेटा, ये क्रिएट करता है बेटा कंफ्यूज सिचुएशन फॉर द सबॉर्डिनेट्स, सर ये रिड्यूस करता है एफिशिएंसी ऑफ द सबॉर्डिनेट्स, ठीक है, सर यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में से डिफिकल्टीज होती हैं और बहुत ज्यादा डिसऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। दीज आर द बेसिक वायलेटिंग इफेक्ट्स एंड दीज आर द बेसिक पॉजिटिव इफेक्ट्स, राइट। फॉलो करोगे तो क्या बेनिफिट्स मिलेगा, फॉलो नहीं करोगे तो उसका नुकसान भी क्या आपको होगा, वो सारी सिचुएशन। ठीक है जी, तो आज हमने बेटा 4 प्रिंसिपल डिस्कस करे, 4 प्रिंसिपल एज वी डिस्कस टुडे, राइट। बाकी के प्रिंसिपल्स बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही मैं आपको कराऊंगा, प्लीज इसको नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से बेटा इसका रिवीजन आप कर लीजिएगा, ठीक है।